Hello and good morning, all of you. Welcome to the Alpha Years Academy, and we are at the lecture 5, part 5, and this is the last lecture related to the foundational values of civil services. And after that, a new chapter will be starting. So let's begin. So in this last lecture, we'll be seeing, references related to accountability, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, कमिटमेंट, स्पिरिट ऑफ सर्विस, रिस्पॉन्सिवनेस एंड रेजिलियंस में क्या फ़र्क होता है, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे हैं. सो लेट्स बिगिन. ठीक है. अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो मैं आपको अगर लेमन टर्म में बताऊं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्फ होता है, अकाउंटेबिलिटी कोई इंस्टीट्यूशन या कोई आपको कोई भी चीज़ बना के देती है या आप किसी चीज़ के प्रति होते हैं. मतलब देखो, अकाउंटेबिलिटी का हिंदी में मतलब होता है जवाबदेही. आपकी जवाबदेही है. मान लिया कि मैंने आपको बोला कि ये बॉल्स, ये 10 टेनिस बॉल्स आप टेनिस कोर्ट पे ले जाएंगे, तो अब आप अकाउंटेबल हैं कि वो 10 टेनिस बॉल्स टेनिस कोर्ट तक जाएं. ठीक है. और रिस्पॉन्सिबल जब आप होंगे तभी आप अकाउंटेबल होंगे. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ काइंड ऑफ प्री रिक्विसाइट फॉर अकाउंटेबिलिटी. दस अकाउंटेबिलिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं. अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग टू अकाउंट, ओवरसीइंग एंड कीपिंग इन चेक दोज पर्सन हु आर इंटरेस्टेड विद पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द फुलफिलमेंट ऑफ देयर टास्क और फंक्शन. अब पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम यहाँ पे इसलिए बात कर रहे हैं, ये आपकी प्राइवेट स्पेयर, या जब आप प्राइवेट स्पेयर में काम कर रहे हैं तब भी आप अकाउंटेबल हो सकते हैं. बट हम क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं फाउंडेशनल वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्विसेज की, तो यहाँ पे हमने इसलिए इसको पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखा है. और आप एग्ज़ाम में भी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही लिखें इन द फुलफिलमेंट ऑफ देयर टास्क एंड फंक्शन. नाउ वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग उसके दो कंपोनेंट है, एक कॉलिंग टू अकाउंट है ना, एंड एक होल्डिंग टू अकाउंट. ठीक है. आप को दो तरीके से अकाउंटेबल बनाया जा सकता है, या तो आपको कॉल किया जाए या आपको होल्ड किया जाए कि भाई तुम ही होंगे इसके लिए अकाउंटेबल. ठीक है. तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे, अकाउंटेबिलिटी क्या, अकाउंटेबिलिटी टू वन सेल्फ इज़ नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी. बड़ा शॉर्ट शब्दों में अगर हम बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स अकाउंटेबिलिटी टू वन सेल्फ. ठीक है. जब इनवर्ड हो जाएगी, देखो अकाउंटेबिलिटी आउटवर्ड है. ठीक है. आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूशन पे काम कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तब आप अकाउंटेबल हैं. बट रिस्पॉन्सिबल आप हर पल हैं, क्योंकि वो एक इनवर्ड सेल्फ, आपकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है. ठीक है. इसीलिए इट इज़ मोर ऑफ ए मॉरली जो रिलेटेड ज़्यादा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है. नाउ टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी देख लेते हैं. देखो, एक तो कोई हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी, तो ये कैसी हो जाएगी अगर हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे. देखो 3 ब्रांचेस अगर हम लें गवर्नेंस की, तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल. अब इसी में अगर हम नीचे आ जाएंगे तो हर किसी में कैसे होगी, एक एक्सटर्नल होगी, एक इंटरनल होगी, है ना. तो हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस अमंग द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस. और एक्सटर्नल में, इसमें भी एक्सटर्नल कैसी होगी, मतलब ये भी 2 टाइप की होगी. इसमें एक्सटर्नल कैसी होगी, जुडिशियल रिव्यूज़, पार्लियामेंट्री कमेटी, क्वेश्चन आर, ये सब क्या है, एक्सटर्नल है. मतलब ये सिस्टम के बाहर है, मतलब पार्लियामेंट के अंदर से ही आ रहे हैं, लेकिन ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के द्वारा या किसी लॉ के द्वारा इम्पोज किए जा रहे हैं, है ना. भाई किसी भी लॉ का अगर जुडिशियल रिव्यू होगा, ठीक है, जब उसका जुडिशियल रिव्यू होगा तो क्या है वो एक्सटर्नल चेक एक टाइप का, वो एक एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर पे क्या है, चेक है. किसका, जुडिशरी का. इंटरनल कैसे होगी, आपके डिपार्टमेंटल हो गया, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हो गई, रिवॉर्ड पनिशमेंट हो गए, इंटरनल ऑडिट हो गई, है ना, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो गई. ये सब क्या है, ये सब आपकी इंटरनल है. और ये सब क्या है, पार्ट है किसके, हॉरिजॉन्टल के. अब वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी क्या हुई, हाँ देखो हॉरिजॉन्टल है विद इन द स्टेट, है ना, ये स्टेट्स की पार्ट है. आउटसाइड द स्टेट्स, मतलब जैसे आप स्टेट के बाहर जाओगे तो क्या मिलेंगे आपको, लोग मिलेंगे. तो आउटसाइड द स्टेट वाली अकाउंटेबिलिटी को हम, जब लोग आपको जवाब दे ठहराएंगे, उसे हम वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी बोलेंगे. इट एंटेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स एंड डिसीजन मेकर्स, इंक्लूडिंग द एबिलिटी ऑफ सिटीजन्स टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस.
एग्जाम्पल RTI, सोशल ऑडिट, सिटीजन चार्टर एक्सेट्रा। ये क्या है? ये सब लोगों के हाथ में टूल्स हैं आपको अकाउंटेबल बनाने के लिए। और ये क्या है? आउटसाइड ऑफ स्टेट है, आप जुडिशरी से वर्क नहीं कर रहे हो, आप जब लोगों से डील कर रहे हो तब आपके पास एक वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। 10 अदर टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो गई। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी क्या हो गई? मोर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, है ना, मोर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इज अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोशल अकाउंटेबिलिटी क्या हुई? जो आप सोसाइटी को या ऑर्डिनरी सिटीजन्स के प्रति जो आपकी जवाबदेही है वो हो गई। तो इट कैन बी डिफाइंड एज एन अप्रोच towards ensuring accountability that relies on civic engagement, that is in which ordinary citizens and citizen groups participate directly or indirectly in exacting accountability। और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी क्या होगी? ऐसा होल नेशन जो आपके पास अकाउंटेबिलिटी है, जो आपका कैसे होगा? जो कैग ऑडिट्स करता है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन, जो भी अग्निपथ स्कीम में हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं? वो अकाउंटेबल अग्निपथ स्कीम में जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है उससे आप क्या कर रहे हैं? उससे आप सरकार को अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं उनके एक्शंस और पॉलिसीज़ के लिए। तो दैट इज़ अ वे ऑफ नाउ द वे ऑफ डूइंग द पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इज़ नॉट राइट, आई एक्सेप्ट दैट, बट पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन आर अ वे ऑफ मेकिंग द गवर्नमेंट और एनी ब्रांच ऑफ द स्टेट अकाउंटेबल, ठीक है, फॉर देयर एक्शंस एंड पॉलिसीज़, ठीक है। आप उनके एक्शंस और पॉलिसीज़ को आप अकाउंटेबल बना रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज दिस इज द काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, अकाउंटेबिलिटी तो पढ़ ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पढ़ ली। अब इसकी भाई ज़रूरत क्या है अकाउंटेबिलिटी की? नहीं भी अगर देश में अकाउंटेबिलिटी या पब्लिक सर्वेंट्स में अकाउंटेबिलिटी, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है किसको? रूल ऑफ लॉ को। आपका म्यूचुअल ट्रस्ट बनाती है किसके बीच में? इंस्टीट्यूशन एंड सिटीजन्स के बीच, ठीक है। और ये क्या करती है? एम्पावर करती है सिटीजन्स को, एड्स करती है देयर डेवलपमेंट एंड थ्रू सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज से, ठीक है। और क्या करती है? जुडिशियस यूज़ ऑफ पब्लिक फंड्स हो, है ना, मनरेगा। अभी हम आपको एग्जांपल देंगे बहुत सारे कि भैया कैसे मिस यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स होता है, कैसे RTI ने हेल्प किया कि वो पब्लिक फंड्स का सही यूटिलाइजेशन दिखा सके। पहले तो पता ही नहीं लगता था, पैसा आया, ठीक है भाई, 4,000 करोड़ रुपए रिलीज़ हुआ किसी स्कीम के लिए, ठीक है। बस लोगों को पता होता था कि 4,000 करोड़ रुपए रिलीज़ हुआ, इस स्कीम के रिलीज़ हुआ, बाकी उस स्कीम में हुआ क्या, कहाँ काम हुआ, कहाँ नहीं हुआ, वो लोगों को पता ही नहीं चलता। तो क्यों, क्या था प्रॉब्लम? क्या थी? ट्रांसपेरेंसी भी कम थी और अकाउंटेबिलिटी तो थी ही नहीं, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी क्या करती है? प्रिसीड करती है अकाउंटेबिलिटी को, हम आगे पढ़ेंगे, है ना। Thus, resources enhance infuses the efficiency in governance. It ensures transparency in operations by having checks and balances and time-bound service delivery. It empowers every person to hold government institutions and offices accountable to them to deliver their rights at citizens. It prevents the public services from turning into public servants या public services turning into tyrant, है ना। जब आप चेक एंड बैलेंस ही नहीं होगा तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि आप टायरेंट या डेस्पोटिक टाइप ऑफ गवर्नेंस करने लगे। तो उसको चेक करने के लिए भी आपकी जो डीड्स हैं, मिस डीड्स हैं, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अकाउंटेबिलिटी क्योंकि डिमार्केट करती है एरिया आपका, है ना, डिमार्केट करती है एरिया कि भैया आपको ये एक्शन करना है और ये एक्शन नहीं करना है, ठीक है। तो आप डेवलप कैसे कर सकते हो इसको? अब देखते हैं इसको आप डेवलप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो कैपेसिटी बिल्डिंग करें आप स्टेक होल्डर्स में कि भाई मतलब ये इंस्टीट्यूशन है, आपको अकाउंटेबिलिटी ठहरानी है इस इंस्टीट्यूशन की, तो आपके पास लोग भी होने चाहिए जो इस सिस्टम को अकाउंटेबल ठहरा सकें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? जैसे सोशल ऑडिट कॉन्सेप्ट है मनरेगा का, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोअर थ्रू लेजिस्लेशन, जो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसको आप, बिल है शायद, अभी तो वो एक्ट बना ही नहीं है, उसको आप इफेक्ट में लाएँ। देन एनकरेजिंग सिटीजन्स पार्टिसिपेशन थ्रू RTI इन लोकल लैंग्वेजेस, है ना, कि RTI सिर्फ कुछ इलीट लोगों तक ही सीमित ना रहे, वो लोकल लैंग्वेज को पेनिट्रेट करके आम जनता तक पहुंच सके। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सेट टू बी अटैच टू एथिकल मैच्योरिटी, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे आप एथिकली मैच्योर होंगे आप मोर रिस्पॉन्सिबल होंगे। और एथिकल मैच्योरिटी के लिए क्या ज़रूरी है? मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़ आपको पहले से ट्रेन की जाए, या
आपको सिखाई जाएँ बचपन से ही, तभी आप जल्दी से जल्दी एथिकल मैच्योर होंगे और वो आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली लीड्स टू अ मोर अकाउंटेबल सिस्टम, है ना। इसके थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं अकाउंटेबिलिटी के, है ना। तो 1956 में क्या हुआ था कि एक महबूब नगर आंध्र प्रदेश में एक जगह थी, वहाँ पे मेजर रेल एक्सीडेंट हुआ जिसमें 112 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उस समय के जो राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। इनफैक्ट इस स्लाइड में थोड़ी सी दिक्कत है, ही वॉज द रेलवे मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम एंड ही टेंडर्ड रेजिग्नेशन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट एक्शन। तो ये क्या है, ये मतलब पर्सनल एपिटोम है अकाउंटेबिलिटी का, कि हाँ भाई मैं रेलवे मिनिस्टर हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति को सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक जहाँ भी उन्हें जाना है उन्हें पहुँचाना, और अगर मैं इसमें असमर्थ होता हूँ तो मैं इस पोजीशन के लायक नहीं, और उन्होंने छोड़ दिया था, ठीक है। ऐसे ही एक सिविल इंजीनियर थे ललित जी, तो क्या था, पलामू एक जगह है, ठीक है, झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पे मनरेगा में वाइड स्प्रेड करप्शन हो रहा था, ठीक है। तो और वो उन्होंने करप्शन का लिड खोल दिया, तो क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर एंड करंट ऑफिशियल्स के लिए तो वो थ्रेड बन गए, ठीक है। और इससे पहले कि उन्होंने बहुत सारा काम किया और वो पूरा स्कैम बाहर ला पाते, उससे पहले ही उनका मर्डर कर दिया गया था। ऐसे ही सत्येंद्र नाथ जी थे, AOCL के वो ऑफिसर थे, उनका मर्डर कर दिया गया था लखीमपुर खीरी में। तो बट दोज आर द पीपल यू नो ऑन हुज शोल्डर इंडिया हैज़ ग्रोन एंड कंटिन्यूज टू डू सो। तो अकाउंटेबिलिटी देखो, एक अगर हम माने तो इन सब का एक सम है, ठीक है। आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन आपका इंटरनल अलाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्टेशन है ना, एंड आपकी जो कलेक्टिव एक्सपेक्टेशन है, उन सब का अगर हम एक बीच में से निष्कर्ष निकालें तो उसी को अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं या इंटरनल अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में जल्दी से क्विकली देख लेते हैं कि क्या फ़र्क है। मैंने आपको बता दिया कि अकाउंटेबिलिटी है गेटिंग कंट्रोल फ्रॉम समवन, अथॉरिटी से आपके पास कंट्रोल आएगा, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अबाउट एक्सरसाइजिंग कंट्रोल फ्रॉम वन सेल्फ, अंदर से जो आप कंट्रोल करेंगे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो अकाउंटेबिलिटी थोड़ा सा फॉर्मल कॉन्सेप्ट है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इनफॉर्मल कॉन्सेप्ट है। ये मोस्टली कम्स बिफोर डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिसीड करता है डिसीजन को, और अकाउंटेबिलिटी आपकी जो आती है वो कोई भी डिसीजन लेने के बाद आती है। अकाउंटेबिलिटी थोड़ा सा लीगल एंड प्रोसीजरल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर ऑफ ए मॉरल और एथिकल स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड है। इसमें मैकेनिज्म्स आर वेल डिफाइंड, इसमें सेल्फ डिसाइडेड स्टैंडर्ड्स रहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी में। रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल है एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ कोर्स एक्सटर्नल है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, यूज़ ऑफ ऑर्डिनेंस इन इमरजेंसी बाय गवर्नमेंट इज अकाउंटेबिलिटी, बट उसे रीप्रमोगेट करना है या नहीं करना है हर बार, वो क्या है, वो एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को शो करेगा, ठीक है। उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, उसके लिए तो वो अकाउंटेबल हैं, बट उसको रीप्रमोगेट करना है उस ऑर्डिनेंस को, वो क्या है, वो पार्ट बनेगा किसका, रिस्पॉन्सिबिलिटी का। देन अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड, ऑल्दो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ moral obligation for appropriate behavior such as commitment, truthfulness and sense of ownership, but it is essential to exercise power। तो इसलिए कहते हैं कि अगर अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों होगी तो एफिशिएंट बिहेवियर आएगा। उसका एग्जांपल हो गया जैसे इलेक्शन कमीशन। और अगर सिर्फ अकाउंटेबिलिटी होगी और लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो ये तो बड़ी डेंजरस है। जैसे आमतौर पर ऐसे स्वीपिंग आर्ग्यूमेंट नहीं देना चाहिए, बट ऐसा लोअर जुडिशरी और पुलिस में तो कई बार देखा जाता है। देन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मतलब इंटरनल होगा, लेकिन लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की कोई जवाबदेही नहीं होगी तो इनफेक्टिव हो जाएंगे आप कई बार। जैसे हायर जुडिशरी में हो जाता है, उनके पास पावर ही इतनी है लेकिन उनकी अकाउंटेबिलिटी बहुत कम है, तो हायर जुडिशरी में ये देखा गया, ठीक है। दो ऐसा कोई सिंगल स्केल या मापदंड नहीं है या कोई एग्जाम्पल नहीं है, बट जस्ट ये कई बार देखा जाता है तो इसलिए ये एग्जाम्पल्स लिख दिए गए हैं। देन अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद आप देखते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता, ठीक है।
पारदर्शिता। अब ट्रांसपेरेंसी इज ऑपरेटिंग इन सच अ वे दैट इट इज ईजी फॉर अदर्स टू सी व्हाट एक्शंस आर परफॉर्म। ठीक है, जब एक्शन परफॉर्म हो रहा है ना, जैसे कोलिजियम सिस्टम है ना, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड टू द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स एंड फॉर देयर ट्रांसफर, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या बोला जाता है बार बार कि भाई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, पता ही नहीं चलता कहाँ कैसे नाम स्टार्ट हुआ, कैसे सिलेक्शन हुआ, तो क्या है कि सिस्टम नॉन ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, इसीलिए NJAC लाया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया, इसको कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया गया था। 10 ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता, कि कोई भी काम कितनी आप मतलब लोग जान पा रहे हैं उसके बारे में कि ठीक है भाई, इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद पहले इलेक्शन की डेट्स आई, इलेक्शन की डेट्स के बाद कैंपेनिंग हुई, कैंपेनिंग के बाद इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद काउंटिंग हुई, काउंटिंग के बाद क्या हुआ, कैंडिडेट या जो भी जीता उसको किसको कितने वोट मिले सब बताया, और जो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले उसको विजेता घोषित कर दिया। तो ये क्या है, ये एक इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी है या इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी है कि भाई इलेक्शन ऐसे होगा। तो इसमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा से ज़्यादा है ना। जो काउंटिंग होती है वो भी कैसे होती है, वो मतदान केंद्रों पे होती है, खुले में होती है, दिखा के होती है। ऐसा नहीं कि किसी कमरे में आप ले गए EVMs को और आपने अपने आप गिने वोट्स और आप हार आ गए। तो वो अगर वैसा करेंगे तो कैसे हो जाएगा कि सिस्टम नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और लोगों का जो भरोसा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे वो कम हो जाएगा। तो और जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंट होता है उतना ही ज़्यादा लोगों का उस पर भरोसा होता है। नाउ ट्रांसपेरेंसी इज़ यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ होल्डिंग पब्लिक ऑफिशियल्स अकाउंटेबल एंड फाइटिंग करप्शन। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। जब आप ट्रांसपेरेंट बनाते हैं सिस्टम को तो होता क्या है कि आम आदमी उससे कनेक्ट कर पाता है, उसे देख पाता है, क्योंकि आम आदमी ही या कॉमन मैन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एज he is the one who is most influenced by the policies and programs of the government, thus he has a right to know। और ट्रांसपेरेंसी ही वो टूल है विच इज़ यूज्ड एज अ मीन्स फॉर होल्डिंग पब्लिक ऑफिशियल्स अकाउंटेबल एंड टू फाइट करप्शन, क्योंकि जितनी ज़्यादा पारदर्शिता होगी उतनी लोगों को वर्किंग के बारे में पता चलेगा, और जितना लोगों को वर्किंग के बारे में पता चलेगा उतना आप किसी को भी अकाउंटेबल बना सकते हैं ना। दस वट happens is कि ट्रांसपेरेंसी प्रीसीड्स अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ऐसी मतलब कैसे आप डेवलप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा सिस्टम को कि सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल हो। फिर आप अकाउंटेबल कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे, कमिटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। हाँ भाई, इस डेट्स भाई मतलब ये काम इतने दिनों के अंदर अंदर होगा। जब वो काम उतने दिनों के अंदर हुआ या नहीं, उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा, डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, डिसीजंस लेने पड़ेंगे, रिजल्ट देखने पड़ेंगे। एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके लिए आपको रिड्रेसल करना पड़ेगा, या जो भी व्यक्ति है उसको अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा, जो कॉन्सिक्वेंसेस है, और उसको देखना पड़ेगा कि हाँ भाई ये काम हुआ या नहीं हुआ, और उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। इसलिए हम आगे रिस्पॉन्सिवनेस एंड रेजिलियंस भी देखेंगे कि वो भी एक सिविल सर्वेंट्स के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। अभी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट एक बिहार में उन्होंने क्या किया कि RTI के वहाँ के लोगों ने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया और एक वहाँ पे सोलर लाइट स्कैम को उन्होंने एक्सपोज किया, विच लेड टू द चार्जेस अगेंस्ट 200 करेक्ट ऑफिशियल्स। ठीक है, ऐसे ही RTI के द्वारा बहुत सारे करप्शन केसेस जैसे आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम्स, है ना। तो ये सब किसके चलते आए थे, RTI ने क्या किया, सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाया लोगों को, और जब ट्रांसपेरेंट बनाया तो लोगों ने सरकारी व्यवस्था को या सरकारी ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल ठहराना शुरू किया। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जुडिशियल एक्टिविज्म आर इनिशिएटिव फॉर ओपननेस। तो ऐसे आपको देखो ट्रांसपेरेंसी को आपने पब्लिक उसमें समझना है, ऐसा नहीं समझना कि जैसे मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला कि आई वांट मोर ट्रांसपेरेंसी इन द वर्क प्लेस, तो उन्होंने कहा कि यू वांट विंडोज़ इन द ऑफिस। तो ऐसा ये वाली ट्रांसपेरेंसी मतलब काम करने में पारदर्शिता, जो आप काम कर रहे हैं उस काम को आप कैसे कर रहे हैं,
क्यों कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, ये सब पब्लिक डोमेन में जब आ जाता है तो उसको ही ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज कमिटमेंट। नेक्स्ट आता है कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब भाई मैं बोलता ना कमिटेड, मैं इस चीज़ के लिए कमिटेड हूँ, मैं मतलब निश्चय जो है दृढ़ है कि करना ही करना है, ठीक है। तो आपका कमिटमेंट ही आपको हेल्प करेगा किसके लिए, इंटीग्रिटी अपहोल्ड करने के लिए। इसीलिए कमिटमेंट इज़ अ प्री रिक्विजिट टू अपहोल्ड इंटीग्रिटी। जब आपको लगेगा कि नहीं मुझे ऑनेस्ट रहना ही रहना है, तभी आप ऑनेस्ट थ्रू आउट योर वर्क रह पाएंगे। अगर आपके अंदर कमिटमेंट नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके अंदर इंटीग्रिटी नहीं पाई जाएगी, आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी टूट ही जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ स्टेट ऑफ क्वालिटी एडहेरेंस टू एक्शन विद इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली, ठीक है। आपका जो एडहेरेंस है एक्शन के प्रति वो इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड है, बहुत लगातार है। इट डिपिक्ट्स क्लियरिटी एंड सर्टेनिटी इन बिहेवियर, रिस्पेक्ट टू ए थिंग आई एम कमिटेड टू। इट स्ट्रेंथन्स द कॉन्फिडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। सुकरात या सोक्रेट्स मे बी एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ ए पर्सन ऑफ इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। क्या थे उनके अंदर? इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी थी। वो क्यों थी? क्योंकि वो उनका जो कमिटमेंट था, हिज कमिटमेंट टू द परस्यूट ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज, वो हमेशा ट्रूथ एंड नॉलेज को ढूंढते रहते थे। क्योंकि वो ट्रूथ एंड नॉलेज को हमेशा ढूंढते रहते थे और वो कमिटेड थे उसके प्रति, इसीलिए उनके अंदर इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी पाई गई, या ऐसा बोला जाता है कि ही वाज अ इंटेलेक्चुअली इंटीग्रेटेड पर्सन, ठीक है। एंड ही डेमोन्स्ट्रेटेड हिज इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी इन द फेस ऑफ अटैक्स ऑन इट, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ हुआ हमारे साथ और हमने वो गिव अप कर दी, नहीं, हमेशा पाई जाएगी, इसीलिए उसको इंटीग्रिटी बोला गया। और इंटीग्रिटी को ही इनफैक्ट एक बहुत बड़ा वर्च्यू माना गया है सिविल सर्वेंट्स के लिए। In civil services, commitment integrates the person with the idea of public welfare. This commitment would ensure that civil servant's sense of duty is integrated with his official responsibility. कैसे आप इसको डेवलप कर सकते हैं? एक तो आप वर्क कल्चर ऐसा लाएं ऑर्गेनाइजेशन में जो कमिटमेंट को दिखाता हो, या जैसे मान लिया आप सीनियर हैं किसी, अगर आप अपने काम के प्रति कमिटेड रहेंगे तो आपके जूनियर भी कमिटेड रहेंगे, और आपके अंदर पब्लिक सर्विस मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है, कि भाई आपको लोगों के लिए काम करना है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सरदार पटेल जी के अंदर एक अनकम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड था कि उन्हें सारे नेशन को इंटीग्रेट करना ही करना है, साथ लाना ही रहना है, इसलिए उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना गया और यूनिफायर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना गया। एक कृष्णा तेजा जी थे, वो सब कलेक्टर थे कुटनाड इन अल्पुजेक डिस्ट्रिक्ट केरला का, वहाँ पे कुटनाड में सब कलेक्टर थे। और वो इसलिए बहुत न्यूज़ में थे क्योंकि जब केरला में 2018 में फ्लड्स आए थे तो ही इवैक्यूएटेड ऑलमोस्ट 2.5 लाख पीपल एंड 12,000 कैटल, तो उन्होंने इतनी जानें बचाई थी। तो ये क्या था, ये सब क्या दिखाता है? इट शोज़ द कमिटमेंट, इट शोज़ देयर कमिटमेंट्स टुवर्ड्स द पब्लिक। नाउ नेक्स्ट वन इज स्पिरिट ऑफ सर्विस। जो भी अब पीछे हमने एग्जाम्पल्स देखे सरदार पटेल जी का, कृष्ण तेजा जी का, तो इनमें कमिटमेंट तो था ही, लेकिन इनमें और क्या था? इनमें स्पिरिट ऑफ सर्विस भी थी, स्पिरिट ऑफ पब्लिक सर्विस थी, ठीक है। तो देखिए फिर आता है स्पिरिट ऑफ सर्विस, है ना। कमिटमेंट आ गया आपके अंदर, अब आपके अंदर स्पिरिट ऑफ सर्विस होनी चाहिए, पब्लिक सर्विस। ऐसा नहीं कि सेल्फ सर्विस कर रहे हैं आप पता लग रहा है ट्रांसपेरेंट भी हैं, अकाउंटेबल भी हैं। खैर अकाउंटेबल रहोगे तो आप फंस ही जाओगे अगर आप पब्लिक स्पिरिट में सर्विस नहीं करोगे। बट ऐसा नहीं कि आप कमिटेड हैं बट सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कमिटेड हैं, पता लग रहा है सेल्फ एनरिचमेंट के लिए आप काम कर रहे हैं। जैसे अभी एक IAS अफसर थे, मिस्टर, कुछ नाम लेना सही नहीं होगा, मिस्टर एक्स बोल लेते हैं, तो उनके करोड़ों रुपए की संपत्ति पाई गई उनके पास। तो वो कमिटेड तो थे काम के प्रति, लेकिन वो अपने काम के प्रति कमिटेड थे। तो आपको अपने काम के प्रति कमिटेड नहीं रहना है, आपको देश के प्रति समर्पित रहना है, आपको पब्लिक सर्विस के प्रति समर्पित रहना है। देन दस द स्पिरिट ऑफ सर्विस मीन्स कमिटेड टू पब्लिक सर्विस विदाउट सेल्फ मोटिव्स, ठीक है। इट मीन्स एक्सपेक्टिंग नथिंग इन रिटर्न फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड एंड ब्रिंग्स ट्रू हैप्पीनेस एंड सिक्योरिटी फॉर द सर्विस प्रोवाइडर,
ठीक है। तो आप एक टाइप का सर्विस प्रोवाइडर ही होते हैं एज अ सिविल सर्वेंट। तो आप एफिशिएंट होने चाहिए, आप ट्रांसपेरेंट होने चाहिए आप, और अगर आप काम करेंगे तो आपको अकाउंटेबल भी ठहराया जाएगा। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है? सिविल सर्वेंट वर्क्स नॉट फॉर मॉनेटरी बेनिफिट्स, प्रमोशन और इजी पोस्टिंग्स, बट फॉर द चांस टू वर्क फॉर द पब्लिक वेलफेयर, क्योंकि वो अपने आप में एक प्राइज़ है। अब लोग इंटरव्यू में तो यही बोलते हैं, उसके बाद जाके क्या होता है वो तो उन लोगों को ही पता होगा। बट देयर आर पीपल हु स्टिल वर्क फॉर द पब्लिक सर्विस एंड आर वर्किंग फॉर इट, एंड ऑन देयर शोल्डर दी कंट्री इज़ रनिंग, है ना। बट है ना, देश के प्रति काम करने का आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है किसके लिए? पब्लिक सर्वेंट के लिए, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा पॉलिटिकली न्यूट्रल रहने के लिए। क्योंकि आप किसी, जैसे रघुराम राजन ने कहा था कि मैं देश के प्रति जवाबदेह हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति जवाबदेह नहीं हूँ। आई एम नॉट अकाउंटेबल टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट आई एम अकाउंटेबल टू दिस नेशन, टू द पीपल ऑफ दिस नेशन, है ना, हु हैव एंट्रस्टेड देयर ट्रस्ट इन मी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप लॉयल रहें, क्योंकि आपको गवर्नमेंट्स तो आएंगी जाएंगी, आपको लंबे समय तक काम करना है। तो जब तक आपके अंदर स्पिरिट ऑफ पब्लिक सर्विस नहीं होगी, तब तक आपके लिए काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है आज के टाइम पे, ठीक है। आज के टाइम पे कोई आसान काम नहीं रह गया सिविल सर्वेंट बने रहना, वो कोई भी सर्विस हो, है ना। Thus, spirit of service is critical in realizing the objective of ethical governance and ethical society. Now, कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं? वही जैसे हम वैल्यूज़ को डेवलप करते हैं फैमिली से, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि वो एक आपके अंदर एटीट्यूड डेवलप करेंगे, ठीक है। एंड वी नीड टू चेंज दी सोसाइटल एटीट्यूड्स, पर्टिकुलरली दोज हु आर इन पब्लिक सर्विस, सो दैट दे डेवलप सिंपैथी फॉर द मासेस एंड वर्क इन ट्रू स्पिरिट ऑफ सर्विस फॉर द सोसाइटी। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि पब्लिक सर्विस या कोई भी सर्विस कमिटेडली कैसे होती है। तो द सर्विस ऑफ लक्ष्मणा टूवर्ड्स रामा, है ना, छोटे भाई होने का पूरा धर्म निभाया उन्होंने। नाउ कुरान सेज सर्विस टू मैनकाइंड या सर्विस टू गॉड। इनफैक्ट स्वामी विवेकानंद जी ने भी कुछ ऐसी ही बात कही कि सर्विस टू मैनकाइंड या सर्विस टू गॉड। हेल्थ वर्कर्स ड्यूरिंग कोविड-19 व्हाट दे डिड, अपनी जान की परवाह ना करते हुए दे डिड सेवा परमो धर्मा, सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। देन परमेश्वरम अय्यर सेक्रेटरी थे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के। वो गंगा देवी पल्ली वरंगल डिस्ट्रिक्ट में एक जगह गए, तो वहाँ उन्होंने अपने हाथ से पब्लिक टॉयलेट को एम्प्टी किया। वो क्या दिखाता है? उनकी स्पिरिट दिखाता है, ठीक है, अपने हाथ से। नहीं तो लोग कहाँ करते हैं आजकल, बड़े बड़े अफसर, है ना। और क्यों किया उन्होंने? टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट सैनिटेशन। ऐसे ही मोदी नगर की वेरी यंग IAS अफसर हैं, अभी 2016 या 17 बैच के IAS अफसर हैं वो, सौम्या पांडे। उन्होंने विद इन 15 डेज़, क्योंकि कोविड चल रहा था, विद इन 15 डेज़ उन्होंने दोबारा ड्यूटी को ज्वाइन किया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्सिवनेस एंड रेजिलियंस। रिस्पॉन्सिवनेस, आप कितनी जल्दी से कार्रवाई करते हैं, और रेजिलियंस मतलब आप कितनी देर तक डटे रहते हैं पब्लिक सर्विसेज में, या मजाक कर रहा हूँ, पब्लिक सर्विसेज में नहीं, आप कितनी जल्दी से किसी भी समस्या का निस्तारण करते हैं। और रेजिलियंस मतलब कितनी भी हार्डशिप्स आ जाएं आपके रास्ते में, या कोई भी आपके अंदर एडवर्स सिचुएशन बन जाए, बट आप डटे रहते हैं, तो वही आपकी रेजिलियंस दर्शाती है। और ये चीज़, दोनों चीज़ भी बहुत ज़रूरी है एक पब्लिक सर्वेंट के लिए। डेफिनेशन देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस इज द एबिलिटी of those held accountable to respond to the demands made. A public official should respond effectively to the demands and challenges from outside as well as from within the organization. Resilience is the quality to recover quickly and bounce back. It is individual's ability to adapt in face of crisis and return back to pre-crisis status quickly, better prepared this time. तो वापस लौट के आने, तो गिर के उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। ऐसे ही जो वापस आए उसी को ही रेसिलिएंट सिविल सर्वेंट बोलते हैं। कि आपके अंदर कोई भी एडवर्स सिचुएशन पैदा हो जाए, कुछ भी आपके साथ हो जाए, आप हो सकता है गिर जाए, आप गिराने की कोशिश की जाए, बट आप यू कम आउट मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर प्रिपेयर्ड नेक्स्ट टाइम, दैट इज़ रेसिलिएंट। ये दोनों ही चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटर और सिविल सर्वेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे डेवलप करेंगे आप इसको, ठीक है।
तो इट इज़ अ मॉरल कैरेक्टर दैट गाइड्स द ह्यूमन बींग्स टुवर्ड्स प्रोग्रेस. अ वीक कैरेक्टर ब्रेक्स इन द वेक ऑफ एडवर्स सिचुएशंस बट अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर फेसेस एवरी एडवर्सिटी विद करेज, है ना. तो आप इसको डेवलप करेंगे तभी आप जो है किसी भी चुनौती का सामना कर पाएंगे. अ गुड कैरेक्टर रेडिएट्स इटसेल्फ टू सोसाइटी ब्रिंगिंग गुडनेस ऑल अराउंड, है ना. कोई पॉजिटिव कैरेक्टर वाला बंदा होगा तो उससे आप पॉजिटिव वाइब्स ही पाएंगे, उसकी चारों ओर आप पॉजिटिव बंदे ही पाएंगे. स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सिविल सर्वेंट्स को थ्राइव करने के लिए, और यही इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है किसके लिए, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए. कितनी जल्दी कोई भी सिचुएशन को सिविल सर्वेंट रिस्पॉन्ड करते हैं और कितने रेजिलियंट या कितनी रेजिलियंस से उसको फेस करते हैं. ठीक है, तो वो कैसे है कि आप पॉजिटिव वैल्यूज़ इनकलकेट करें, डेडिकेशन, विजनरी लीडरशिप, तो इससे आपका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आएगा. स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर विल लीड टू रिस्पॉन्सिवनेस एंड रेजिलियंस. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. Good governance needs that institutions and processes try to serve all stakeholders within reasonable time frame. Disaster management needs resilience to build back better. Difference क्या है दोनों के बीच में? Responsiveness क्या है कि how quickly or well a person organization reacts to something. Resilience क्या है? It is the ability to withstand adversity and bounce back from difficult life events, है ना. ये थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड है, ये थोड़ा थॉट ओरिएंटेड है, मतलब ये आपके माइंड में चलता है रेजिलियंस, है ना. ये आपको मेंटली तोड़ता है. ये थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड है कि आपने क्या किया. किसी भी आपके पास कोई देखो आपके पास कोई भी शिकायत आई, आपने उसका निस्तारण किस तरीके से किया, कितनी जल्दी किया, वो आपका रिस्पॉन्सिवनेस दिखाएगा. आप उसको नहीं कर पाए, आपके तब तक ऊपर से फ़ोन आ गया, आपने उसको कैसे डील किया, वो आपका रेजिलियंस दिखाएगा. दस रिस्पॉन्सिवनेस रिक्वायर्स एबिलिटी टू एक्ट इन लेस टाइम. ये थोड़ा सा एप्टीट्यूड पार्ट फॉर्म करता है रिस्पॉन्सिवनेस ना, और रेजिलियंस जो है वो आपका एटीट्यूड कैरेक्टर पार्ट फॉर्म करता है. इट रिक्वायर्स पेशेंस एंड विजन. तो आई थिंक दैट विल बी ऑल फॉर द फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड वी शैल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर टुमारो. टिल देन टेक केयर, कीप हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग. बाय बाय.